नमस्कार साथियों। शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस खास वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है आदिवासी संस्कृति, इतिहास और दर्शन। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रणेंद्र कुमार जी। रणेंद्र कुमार जी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा और लोकप्रिय परिचय एक साहित्यकार के रूप में है। रणेंद्र जी, आपका स्वागत है। हाँ, जोहार जोहार सबों को, और आभार अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को और शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को और इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे सारे साथियों को, विशेषकर पुरुषोत्तम जी को, और जो साथी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके प्रति मेरा जोहार और आभार। धन्यवाद रणेंद्र जी। जैसे आप सब जानते हैं कि रणेंद्र जी ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस और 56 छुरी 72 पेंच जैसे उपन्यास के लेखक हैं। इसके अलावा रात बाकी एवं अन्य कहानियां और वो 56 थोड़ा छुरी स्त्रीलिंग कहानी होना सुन रहे चाहता हूँ, कविता संग्रह। जी 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 जी। और झारखंड का एनसाइक्लोपीडिया का संपादन भी किया है। और हम लोग आगे इस पर और बातचीत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हम समय इस पे गंवाने के बजाय मैं सीधे रणेंद्र जी को फिर से स्वागत करता हूं। और मैं चाहूँगा कि रणेंद्र जी, आपने आपके जो लेखन है ये आदिवासी लोगों के ऊपर ज़्यादा बेस है। और हम सबको पता है कि जो आदिवासियों के साथ जिस तरह का ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, पूरे हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका इतिहास रहा है। और ये हाशिए पर चले गए हैं और जो कुछ बचे हैं वो भी जा रहे हैं, और किस तरह से इनके साथ अन्याय हो रहा है और वो भी इतिहास में उस तरीके से दर्ज नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं फिर से एक बार रणेंद्र जी का स्वागत करते हुए इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रणेंद्र जी। हाँ जी, जोहार। पुनः सबको आभार और सबके प्रति अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं अपने सेवा काल का अधिकतम हिस्सा लगभग 30 साल झारखंड में गुजारे हैं। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ की आदिवासी संस्कृति की जो खासियत है, जो विशेषताएं हैं, उसने इस ढंग से मुझे प्रभावित किया कि मैं एक विद्यार्थी की तरह, एक जिज्ञासु की तरह समझने की, मैं मानव शास्त्र का छात्र नहीं था, एंथ्रोपोलॉजी का, लेकिन जो मेरी पोस्टिंग रही और वहाँ जो गांव में रात में ठहर के इंटरेक्शंस हुए और जो आत्मीयता विकसित हुई, तो एक अद्भुत एक संस्कृति से, एक ऐसे इतिहास से जो अभी तक इतिहास के पन्नों का हिस्सा नहीं बन सका है, और एक ऐसे दर्शन से जो कि भविष्य का दर्शन है, वो फ्यूचर की फिलॉसफी है। बिना मानवता को उसको अपनाए हुए इस पृथ्वी का संरक्षण संभव नहीं है, इस सृष्टि का संरक्षण संभव नहीं है। बात की शुरुआत जो हम करें इस वहां से, कि हम एक अदर्स के दृष्टिकोण से, एक अन्य भाव से आदिवासियों को देखते हैं कि, और ये एंथ्रोपोलॉजी देखती रही है, एक मानव शास्त्र की एक शाखा, पूरी शाखा जो है वो उनको एक अदर्स के दृष्टिकोण से ही हमारे सामने प्रस्तुत करती रही है। बेरियर एल्विन का घोटल लोटल का वो जो सेंसेशन है, वो इसी ढंग से उनको प्रस्तुत करते रही है। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आदिवासी समाज है वो एक लीनियर समाज नहीं है, एक ही तरह का सब नहीं, होमोजेनिटी वहाँ नहीं है। जैसे आपके यहाँ गोंड या राजगोंड हैं, हमारे यहाँ संथाल हैं, मुंडा हैं, ओरांव हैं, चेरो खिरवार हैं,
तो ये जो आदिवासी समुदाय या जनजातीय समुदाय हैं, ये एक समय में शासक रहे थे और मुख्य रूप से एग्रियन सोसाइटी है, खेतिहर लोग हैं और बड़े कृषक हैं। धान की खेती मुंडा लोगों ने ही शुरू की थी, इतिहास में भी, एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में भी जाइएगा। लेकिन अगर हम जिनको हम पीवीटीजी ग्रुप कहते हैं, वो चाहे असुर हो, ब्रिजिया हो, बिरहोर हो, आपके यहाँ आगरिया हो, कोरबा हो, सबर हो, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया हो, पूरे देश में ऐसे 75 ऐसे पीवीटीजी ग्रुप है जिनकी बसावट ऐसी है पहाड़ के ऊपर में या ढलान पे कि उनके पास वो खेती योग्य भूमि ही नहीं है। तो स्वाभाविक है, गांव में आपके पास खेती योग्य भूमि नहीं है तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी नहीं। तो वो एक बहुत वंचित समुदाय है और उनकी बसावट के कारण वो बहुत वंचित हो गए हैं। और जो उनके जो रिसोर्सेज थे, वंचन तो इस कारण से है कि हमने उनके रिसोर्सेज को लगातार छीना है। जिन रिसोर्सेज के बल पे, जिन वनस्पतियों और जंगल के जिन फलदार वृक्षों और औषधीय पौधों के बल पे, जिस जल और जमीन के बल पे, जिन पशुओं के बल पे वो हजारों साल से अपनी यात्रा कर रहे थे, हमने उनसे लगातार वंचित करने की कोशिश की है। वंचन सप्रयास किया है कुछ औपनिवेशिक काल में, उसके बाद, और हम उनको ही वंचित कर रहे हैं। वंचन करने वाले ही उस समुदाय को वंचित समुदाय कह रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की चीज है। वो सारी बातें जब इतिहास दर्शन की हो जाएंगी तो वंचन पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए तो हमारी वो जो पुस्तकें हैं, मेरे उपन्यास हैं, वो पर्याप्त हैं उस समझने के लिए, और आपके यहाँ भी जो संघर्ष है वो पर्याप्त है। हम बातचीत की शुरुआत उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं से करते हैं जिसे देखने और समझने की आवश्यकता है, कि जिस पर हम जो एक टर्मिनोलॉजी है वो मुख्य धारा। अब ये मुख्य धारा अपने आप में बड़ा भ्रमित करने वाली शब्दावली है। ये कौन सी मुख्य धारा? मतलब कि जो औपनिवेश के जो सारे चरित्र थे, उस औपनिवेशिक चरित्र को या उसके नशा से, उसकी खुमारी से जो नहीं निकल सके हैं, जो वर्चस्ववादी संस्कृति है, जो हायरार्की पर आधारित संस्कृति है, जो भ्रूण हत्या और दहेज हत्या वाली संस्कृति है, जो केवल मुनाफा के बारे में सोचती है और अपने बारे में सोचती है, क्या वो मुख्य धारा है जो राज्यों की राजधानियों से होते हुए देश की राजधानी तक पहुंचती है और वहां से निकलते हुए वो वाशिंगटन डीसी की ओर जा रही है? मैंने ग्लोबल गांव के देवता में ये बात कही है कि जिसको हम मुख्य धारा कह रहे हैं वो तो लाभ और लोभ और लूट की एक धारा है जो राज्यों की राजधानियों से देश की राजधानी और वहां से वाशिंगटन डीसी की ओर जा रही है। उसको हम क्यों मुख्य धारा कहते हैं? ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली, ये शब्दबंध क्यों लोकप्रिय है? बिना सोचे समझे हम उसका अनुकरण करते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो हम आए सीधे अपने विषय पे कि आदिवासी संस्कृति की विशेषताएं क्या है जिसने मुझे आकर्षित किया या जिसने अपना फैन मुझे बना लिया, जिसने मुझे देश और दुनिया और समाज और अपने परिवेश को देखने की एक नई दृष्टि दी। तो उसको मैंने 4-5 भाग में बांटा है कि ये इनकी विशेषताएं हैं, क्योंकि बात करने में सुविधा हो सके। एक तो प्रकृति के साथ उनका सहज संबंध है। प्रकृति के साथ सहज संबंध पे हम दर्शन वाले हिस्से में ही बात करेंगे, लेकिन ये समझिए इस बात को कि जो अद्वैत है शंकराचार्य का, जो सो अहम की बात करता है, तो वो हर जीव में ईश्वर के अंश देखने की बात कहता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। सो अहम, जो वो है वही हम है। अब वो जो आदिवासी दर्शन है, हमारे यहाँ उसको सरना दर्शन कहते हैं, आपके यहाँ गोंडी दर्शन कहते हैं या कोई भी, लेकिन जो आदिवासी दर्शन है वो अद्वैत दर्शन से कई कदम आगे बढ़ता है। और वो प्रत्येक जीव में नहीं, वो सारे वनस्पतियों में भी और जो अजीव हैं पहाड़ों और नदियों में भी ईश्वर के अंश की कल्पना करता है। और यहाँ वनस्पतियों से जो लगाव है वो ग्लोबल वार्मिंग और वो ओजोन लेयर में छेद वगैरह के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, उसके कारण से हर साल जो है हमारे राष्ट्राध्यक्ष
कहीं स्विट्जरलैंड जैसे देश में, खूबसूरत देश में, एक 7 स्टार के होटल में मिलते हैं और हर साल एक चिंता व्यक्त करते हैं इस पर्यावरण और इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रति। एक एक फैशन हो गया है प्रतिवर्ष मिलकर चिंता व्यक्त करने की। उसका क्या प्रभाव पड़ता है उत्पादन प्रणाली में या संसाधनों के दोहन में, कहाँ क्या फर्क पड़ता है, इस पे कोई विचार नहीं करता है। लेकिन एक फैशन के तौर पे इस पे बातचीत हर साल होते रहती है सेमिनारों में और व्याख्यानों में। तो ये फैशन के तौर पे आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए नहीं है। इनका जो जुड़ाव है वो भौतिक भी है और पाराभौतिक भी है। उनकी जो इकोनॉमी है वो केवल खेती से पूर्ण नहीं होती है, वो वन उत्पादों से भी पूरी होती है। एक तो भौतिकी उनकी जुड़ी हुई है इस वनस्पतियों से, इस जंगल से, इस प्रकृति के एक खास हिस्से से। पाराभौतिकी यानी उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक जो भूख है वो भी प्रकृति से ही पूर्ण होती है। उनका जो पूजा स्थल होता है वो वृक्षों का समूह होता है। वो कोई अट्टालिका खड़ा नहीं करते हैं अपनी पूजा स्थल के लिए। उनके यहाँ ना कोई स्थापत्य है मंदिर मस्जिद चर्च के तौर पे, उनके यहाँ कोई पैगंबर नहीं है, उनके यहाँ कोई पवित्र पुस्तक नहीं है, उनके यहाँ परमपिता और उनके संतान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई पादरी, कोई मुल्ला मौलवी नहीं है। तो ये जो जिसको हम संस्थागत धर्म कहते हैं उसे बड़ी भिन्नता है वहां, और सीधे जुड़ाव है, वो प्रकृति में ईश्वर के अंश को महसूस करते हैं। और उनका जो गोत्र है, जैसे हम लोगों का गोत्र जो है वो हम लोग कहते हैं कि किसी न किसी ऋषि से हम लोगों ने एक कल्पना किया है कि जो ये गोत्र है वो उस ऋषि कुल से प्राप्त हुआ है। वो कश्यप हो या वत्स हो या भारद्वाज हो। उनके यहाँ जो टोटम और टैबू और वो गोत्र जो है वो सारे वनस्पति और सारे जीव जगत से उन्होंने लिया है। लकड़ा भी उनका टाइटल हो सकता है जिसका अर्थ होता है बाघ, खाखा भी टाइटल हो सकता है जिसका अर्थ होता है कौवा, और धान भी उनका टाइटल हो सकता है, गोत्र हो सकता है। यानी कि लकड़ा ने, उस बाघ ने कभी उनके पूर्वजों पर कोई अनुग्रह किया होगा, उस कौवे ने कभी कोई अनुग्रह किया होगा, उस वनस्पति ने कोई अनुग्रह किया होगा। तो उस कारण से उस अनुग्रह के को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्होंने अपने नाम के साथ उसको जोड़ लिया। तो ये बड़ी सुंदर सी बात है कि उनके यहाँ जो है वो केवल किसी काल्पनिक ऋषि से उनके यहाँ गोत्र नहीं चलता है, वो जीव और वनस्पतियों से कहीं से अपना गोत्र जोड़ते हैं। तो ये प्रकृति से उनके जुड़ाव का एक सहज भाग है। एक खास पर्व उनके यहाँ मनाया जाता है, वो है सोहराय। जो हम दिवाली मनाते हैं तो वो सोहराय मनाते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग जगह वो उस ढंग से उस पर्व को मनाते हैं। तो हम लोगों ने, हमारा ये कृषि समाज जो था उसने धान की फसल को धन मानते हुए उसको एक साकार रूप देकर लक्ष्मी की कल्पना की और लक्ष्मी की पूजा दीपावली में शुरू कर दी। यहाँ सोहराय में क्या करते हैं कि वो धान जो घर में आया है उस धान को लाने में जो घर के पशुधन की भूमिका है, तो उस पशुधन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के पर्व के तौर पर मनाते हैं। मैंने उसको नहलाना, उसको उसके शरीर की वो चित्रकारी करना, सींग उंग पर तेल लगाना, ये तो खैर हमारे यहाँ भी होता है एक पर्व पर। लेकिन वहां फिर गृहणियां उनके पैर छूती हैं और वो जो पूजा उनकी वो अक्षत उन पर छिड़कती हैं, और जो प्रसाद बनता है, जो प्रसाद उस दिन घर के पशुधन जो खाते हैं वही प्रसाद जो है घर के सारे लोग खाते हैं। तो ये जो हृदय के आयतन का विस्तार है, जहां घर का पशुधन भी जो है परिवार के सदस्य के तौर पे शामिल है, केवल शामिल ही नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत से वो अनाज घर में आया है, तो उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। ये कहीं और सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम है, सो कॉल्ड जो बड़ी संस्कृतियां या वो जिसपे कुर्बान हुआ जा सकता है, वहां आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी। तो ये जो है जुड़ाव जो प्रकृति के साथ है वो अद्भुत है, वो बहुत सहज है,
और मैंने जो कहा कि भौतिक कारणों से और पराभौतिक कारणों से, दोनों कारणों से है। दूसरा जो उसकी उनकी विशेषता है वो है सामुदायिकता में प्रबल आस्था। दर्शन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पाप पुण्य की उस ढंग की अवधारणा नहीं है जो अन्य धर्मों में है। यहाँ है कि जो काम आपके समुदाय को या आपके समाज को क्षति पहुंचा सकता है वो पाप है, और जो काम समाज और समुदाय के अनुरूप है वही पुण्य है। तो आप ये देखिए कि जो पूरी औद्योगिक उत्पादन प्रणाली जब आई, केंद्रीकृत औद्योगिक प्रणाली या सर्विस सेक्टर आया, तो इस आजीविका ने गांव से या संयुक्त परिवार से संबंध तोड़ दिया। आए हम लोग शहर की ओर और एक छोटी सी यूनिट में हम एक न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग रहना शुरू किए। और जब चूंकि क्वार्टर ही 2 लोगों का था और काम का दबाव और संयुक्त परिवार वहां नहीं रह सकता था, तो औद्योगिक उत्पादन प्रणाली ने और सर्विस सेक्टर ने ज्वाइंट फैमिली को तोड़ दिया, एक सामुदायिकता को खत्म किया, गांव से नाता हमारा टूटा। आईटी सेक्टर में जब हम गए तो वहां चूंकि प्रोजेक्ट केवल करना है 76 घंटे का और 83 घंटे का, तो वो न्यूक्लियर फैमिली भी टूटी, अब लिविंग टुगेदर शुरू हुआ। यानी कि जो आधुनिकता और उत्तराधुनिकता की जो लहर है वो लगातार हमें अकेला कर रही है। और ये जो अकेलापन है, ये जो व्यक्तिवाद है, वो कई तरह की असामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म दे रहा है। कई तरह के मनोदैहिक रोग, बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण देखे जा रहे हैं। और ये जो डिप्रेशन है, ये जो अकेलापन है, वो कई तरह के नशा की ओर, कई तरह के शराब और सिगरेट की ओर, पोर्नोग्राफी की ओर ठेल रहा है। तो और तलाक और आत्महत्या को हम देख सकते हैं इस व्यक्तिवादी जीवन शैली के धुरी के तौर पे, उसका बाई प्रोडक्ट है वो। और हम कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय ने अपनी सामुदायिकता को बचा के रखा है। उनके यहाँ कई ऐसी परंपराएं हैं जो जोड़ती है। जैसे मदईत करके एक परंपरा हमारे यहाँ है कि वो एक गांव या टोले में धान या रोपाई का काम है या कटाई का काम है, तो वो सामूहिक रूप से पूरा गांव आज इनके खेत में करेगा, कल उनके खेत में करेगा, परसों उनके खेत में करेगा। वो बाहर से कोई श्रमिक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वो बटा हुआ है कि आज ए के खेत में काम होगा तो कल बी के, कल सी के खेत में काम होगा। और कटनी के समय भी यही काम, इसको मदईत कहते हैं। और जिनके यहाँ वो मेहनत की जाती है तो शाम का भोजन भाजन और वो हड़िया पीने की परंपरा भी उन्हीं के जिम्मे रहती है। सहिया एक जोड़ने की परंपरा हमारे यहाँ है। दोस्ती जो जुड़ती है वो जीवन भर के लिए जुड़ती है। बजाबता अनुष्ठान होता है सहिया जोड़ने का। ग्लोबल गांव के देवता में मैंने इसकी चर्चा की है। उसी ढंग से मेहमानी एक परंपरा है कि मेहमानी है कि अगर आपके यहाँ उत्पादन अधिशेष बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया है तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा अपने साल भर खाने से ज्यादा उत्पादन है तो मेहमान आते हैं उसमें। और मेहमान जो है वो भोजन करके या भोज में शामिल होके अधिशेष उत्पादन को किसको संतुलित करते हैं, और उनके यहाँ जो फसल उनकी आवश्यकता से ज्यादा है उसको वो लेकर आते हैं गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे। तो मेहमानी भी जो है अजब तरह की सामाजिकता है जो बहुत ज्यादा बचत की जो संस्कृति है, जो मुख्य धारा की, कि कल के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए, उसके अगली पीढ़ी के लिए भी हमें ही लूट खसोट के बचा के जाना है। उसके बरखिलाफ जो ज्यादा उत्पादन है उसको बैलेंस करने के लिए मेहमान को आमंत्रित किया जाता है। और मेहमान भी खाली हाथ नहीं आता है, वो भी जो है अपने यहाँ का अधिशेष उत्पादन लेकर आता है। तो ये जो मदईत है, ये जो सहिया जोड़ना है, ये जो मेहमानी है, ये अद्भुत ढंग से सामुदायिकता को मजबूत करने की चीजें हैं। आप नहीं सुनिएगा कि अकाल से कोई गुजर गया आदिवासी गांव में। एक आदिवासी टोले में कोई भूखा नहीं सोता है। जो कुछ भी है वो महुआ का गट्ठा ही है, तो सब मिलके महुआ गट्ठा खाते हैं। तो सामुदायिकता एक बड़ी चीज है वहां। फिर वहां हमारे यहाँ बृहस्पतिवार के दिन एक अखड़ा, एक सेंटर, गांव के सेंटर में एक जगह होती है, इसको अखड़ा कहते हैं, जहां पर्व त्योहार में नाच गान भी होता है। और वहीं वो गांव के बुजुर्ग बैठते हैं और गांव की समस्याओं का सर्वसम्मति से, बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से निपटारा करते हैं।
बड़ी खूबसूरत वो परंपरा है ये। तो ये इसको अगर हम रोज क्रिकेटा जी के पंक्तियों से खत्म करें, स्त्री महागाथा की एक महज एक पंक्ति से, तो कहती हैं कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी में यह गुण है कि यहाँ आते ही लोग यहाँ के हो जाते हैं। यहाँ यह सहृदयता है कि आधी रोटी हम खुद खाते और आधी मेहमान को खिलाते हैं। हमारे नृत्य संगीत को देखिए, कहीं एकल राग और ताल नहीं है, सब सामूहिक, सब सामुदायिक, सभी सहयोगी, सभी समान, सभी में सहिष्णुता। बाकी अन्य समाजों में जाति भेद, वर्ण भेद जिस तरह से विद्यमान है वो यहाँ सब नहीं दिखता है। उस पर अलग से हम बात करेंगे वो हायरार्की पे। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ नृत्य भी अखड़ा में अगर होता है तो वो फ्यूडल सोसाइटी की तरह नहीं होता है कि एक स्त्री नाच रही है, बाकी सब लोग बैठ के उसके अंगों को घूर रहे हैं। यहाँ अखड़ा में हर कोई नाचता है, वो आप दर्शक नहीं हो सकते हैं, आपको उसमें सहभागिता निभानी है। और इतना सरल वो झूमर का नृत्य होता है और इतना प्राकृतिक है कि धान के पौधों की तरह हवा बह रही है तो थोड़ा सा झुकना, फिर वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ थोड़ा सा खड़ा होना, थोड़ा सा पैरों को आगे करना, पीछे करना। तो इस सामुदायिकता जो है वो नृत्य की, वो कई तरह से वो फ्यूडलिज्म के उस वो नृत्यांगना और उसके घूरे जाने और उसके वो चीजों से अलग और बहुत ही खूबसूरत सामुदायिकता का एक प्रतीक के तौर पे श्रम रस से पगा हुआ स्वभाव है। ये जो हायरार्की पर आधारित सोसाइटी है, जहां कहीं भी है, वो केवल हिंदुस्तान में नहीं कहीं भी है, तो वहां हाथ से काम करने को बड़ा छोटा समझा जाता है कि जो हाथ से काम कर रहा है, जो पसीना बहा रहा है, वो उस हायरार्की में नीचे है, छोटा है, वो ब्लैक है, वो निग्रो है, वो दास है, वो शूद्र है, वो दलित है, वो पिछड़ा है। तो ये जो बड़ा अद्भुत है, मैंने इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती है कि जो समाज को बना रहा है, समाज के सारे सुंदर चीजों को गढ़ रहा है, वो स्थापत्य से लेके संगीत से लेके सारी कलाओं में जिसके पसीने लग रहे हैं, जिसके श्रम और जिसका रुधिर लग रहा है, वो छोटा कैसे हो सकता है? तो उससे थोड़ा सा वंचित है। आदिवासी समाज में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, आदिवासी समाज में ऊंचा नीच का भेदभाव नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऊंच नीच का कोई एक पदानुक्रम नहीं बना हुआ है। मतलब कि मैंने देखा है कि जो एक गांव के जो प्रधान होते हैं मुंडा साहब कहलाते हैं और 20 गांव के प्रधान जो है मानकी साहब कहलाते हैं। तो मानकी साहब बड़े लोग होते हैं, खेती भी उनके पास बड़ी होती है, और वो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जाके कुदाल नहीं चलाएंगे, हल नहीं चलाएंगे और बिचड़ा नहीं रोपेंगे और खेती नहीं करेंगे। या हमारे सांसद और विधायक भी अगर हैं, वो भी घर आएंगे तो वो उसी ढंग से काम करेंगे, वो कोई आके वहां ऑर्डर देना शुरू नहीं कर देंगे। तो ये जो सौंदर्य है कि आप पाहन साहब हो या मुंडा साहब हो या आप सांसद हो, विधायक हो, लेकिन गांव में आप घर में हैं तो आपको बाड़ी में, माने घर के पीछे की सब्जी वाली की जो बाड़ी है, वहां भी आपको खुरपी और कुदाल चलानी है और खेत पे भी जाके हल और रोपा और बिचड़ा डालना है। ये उनके स्वभाव में है, मतलब इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। और वहां जो है कि अगर पेट निकला हुआ है आपका, वो आप तोंदिल हैं आप, तो इसका अर्थ है कि आपने किसी की मेहनत की चोरी की है, आपने रोटी जो खाई है आपने मेहनत की रोटी नहीं खाई है, इसलिए उनको दिक्कू कहा जाता है, दिक करने वाला कहा जाता है कि ये श्रम की चोरी करने वाले लोग हैं जिनका पेट निकला हुआ है। और आप देखिए कि गांधी का जो पूरा जीवन दर्शन है, गांधी का जो तकली और चरखा चलाना है, गांधी का जो है अपने ही शौच को अपने माथे पे ढो के उसको फेंक के आना है, ये सारा कुछ उस फ्यूडल समाज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अहिंसा के अपने दर्शन के हिसाब से कि हाथ से काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, हाथ से काम करके ही गांधी राष्ट्रपिता बनते हैं। लेकिन ये फ्यूडल सोसाइटी ने कितना सीखा है नहीं सीखा है, हम सब परिचित हैं कि उनके उस हायरार्की पे, उनकी वर्ण व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो दोहन, शोषण और हत्या और सारी चीजें वो कंटिन्यू कर रही है। स्वराज जैसी फिल्मों में हम लोग उसको देख रहे हैं बार बार। उस ढंग से अगर हम मार्क्सवाद को एक पंक्ति में समझना चाहें तो क्या है वो दर्शन? वो दर्शन सिर्फ यही है कि जो श्रमरत में जो जनगण हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे सबसे ऊंची संरचना में उनका स्थान दिया जाए।
और वो स्वभावगत ढंग से आदिवासी समुदाय में है। और 91 के बाद जो समाजवादी देश थे वो किस ढंग से बिखर गए इस नई पूंजीवादी लहर में, लेकिन उससे उस आत्मा जो उस दर्शन की है वो नष्ट नहीं हुई है कि समता जो है, वो बराबरी जो है, वो मूल भाव है इंसानियत को जिंदा रखने की। और वो बिना सीखे हुए गांधीवाद, बिना मार्क्सवाद का लेक्चर जेएनयू में पढ़े हुए आदिवासी समुदाय में वो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उसके संस्कृति में शामिल हुआ है। ये बड़ी खूबसूरती है वह। फिर मैं स्त्रियों के प्रति जो एक सहज सम्मान और समानता का जो भाव है, ये बड़ा अद्भुत है मित्र, इसको समझिए। है क्या कि हम सब जानते हैं कि जो मातृसत्तात्मक समाज था, जो चूंकि बच्चा माँ का था, पिता कौन है तो ज्ञात नहीं है, और वो उस टुकड़ी को लीड करती थी स्त्रियां। तो स्त्रियां अगर वो यावरी जीवन जी रही हैं तो भोजन करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की जिम्मे थी। तो अस्थाई जीवन, घर की कल्पना चूंकि मां बनने की प्रक्रिया में उन्होंने की, तो घर की खूबसूरत घर की परिकल्पना ही स्त्री ने की। तो घर से आसपास टोले बसे, तो टोले को खिलाने की भी जिम्मेदारी उस स्त्री पे आई। तो खेती की शुरुआत भी स्त्री ने की थी। लेकिन जिस दिन वो संपत्ति की अवधारणा आ गई और वो संपत्ति मेरे ही रक्त के से उत्पन्न पुत्र को मिलना चाहिए, तो वहां फिर स्त्रियों के हाथ से वो सत्ता निकल के पिता के हाथ में चली गई और स्त्रियां कैद कर दी गई। स्त्रियां जो है केवल पुत्रवती हों और दूधवती हों, दूधो नहाओ और पुतो फलो उनके जिम्मे हो गया, और वो जननी के रूप में उनकी प्रशंसाएं की जाने लगी। लेकिन कृषि प्रधान समाज को पुत्र चाहिए थे, तो स्त्रियां जो है वो पुत्र उत्पन्न करने की एक सजावटी वस्तु में धीरे धीरे तब्दील हो गई। तो ये मातृसत्ता से पितृसत्ता का जो सत्ता का हस्तांतरण है, वो इतिहास के बहुत बड़ी परिघटना है, जिसने स्त्रियों को नियंत्रक से एक गुलाम के तौर पे, एक सुंदर से दास के तौर पे, एक जन्म देने वाले यंत्र के तौर पे, अगर हम बहुत कठोरता से कहें, तो वो तब्दील करके छोड़ दिया। तो और ये इससे निपटने की तैयारी हम नारीवादी आंदोलनों में, फेमिनिज्म के मूवमेंट्स में देख सकते हैं। यूरोप में कई लहर, वहाँ वेव्स आए, और वो हमारे यहाँ जो है वो अगर वैदिक ऋचाओं में देखें तो हम पाते हैं कि वहाँ भी आर्स स्त्रियां हैं जो ऋचाओं का गढ़ रही हैं ऋचाएं। और फिर थेरी गाथाओं में बौद्ध भिक्षुणियों की पीड़ा को हम महसूस करते हैं। और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में तो कवित्रियों की बाढ़ आ जाती है। भक्त कवित्रियां हमारे सामने कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक दिखाई पड़ती हैं। ललदैद और अर्णिमाल और हब्बा खातून दिखाई पड़ती हैं कश्मीर में, राजस्थान में मीराबाई, तो महाराष्ट्र में सहजोबाई, बहनोबाई, और दक्षिण भारत में अक्का महादेवी या अंडाल वगैरह। तो एक लहर आती है वो भक्ति आंदोलन में, जब स्त्रियां जो है उस घर परिवार और पति के बेड़ियों को तोड़ती हैं और एक परमपिता को, एक ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार या प्रेमी के रूप में स्वीकार करते हुए उस घर के दहलीज को लांघती हैं, और लांग के वो निकल जाती है, अपने को आजाद महसूस करती हैं, वो आजादी खोजती हैं वो। और उसके बदले में मीरा को जहर भिजवाया जाता है और मारवाने के कई प्रयास किए जाते हैं। सच्चाइयां हैं, लेकिन उन जहर से मीरा आगे निकल चुकी होती हैं। और वो, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद भी स्त्रियों को वो सम्मान और वो समता का बोध अभी तक मिल नहीं पाया है। सो कॉल्ड मुख्य धारा, चाहे यूरोप हो या वहाँ उपभोक्ता संस्कृति ने उनको विज्ञापन के मॉडल के तौर पे स्किन में तब्दील करके छोड़ दिया है। पोर्नोग्राफी ने और देह के तौर पे भी तब्दील करके छोड़, अरबों रुपया, $मिलियन का बिजनेस है पोर्नोग्राफी। तो वो सारा, वो आधुनिकता आगे बढ़ रही है, पूंजीवाद आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्त्रियां जो है देह से आगे नहीं बढ़ पा रही। मैंने जनानी और जननी शब्द का प्रयोग किया कि ये सो कॉल्ड जो बड़ी संस्कृति है वो जननी जन्मभूमिश्च वगैरह बात करती है, या देशज में जनानी शब्द का प्रयोग करती है। तो दोनों वो जनन प्रक्रिया से जुड़े हुए मामले हैं, स्त्री के मां बनने की प्रक्रिया से जुड़े हुए मामले हैं। आप उनके मां बनने को ग्लैमराइज कर रहे हैं, उनको आप गरिमा देने की झूठी कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध के लिए और खेतों के लिए आपको पुत्र मिल सके।
तो इस कारण से, क्योंकि बांझ स्त्रियों के प्रति मुख्य धारा में कोई सम्मान का भाव नहीं है, उनको बड़ा अमंगलकारी माना जाता है, मंगलकारियों में उनकी उपस्थिति ही पसंद नहीं की जाती है। मैंने ग्लोबल गांव के देवता में सियानी शब्द का प्रयोग किया है कि जो आदिवासी जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए समाज जो है सियानी शब्द का प्रयोग करता है। सियानापन जो है वो बुद्धिमता का प्रतीक है, वो उनके मस्तिष्क के सौंदर्य का प्रतीक है, वो उनके बुद्धिमता को रेखांकित कर रहा है सियानी कह के। यानी कि जो नारीवादी आंदोलन कह रहा है कि आप मुझे देह के तौर पे ना देखिए, आप मुझे हमारे मस्तिष्क के सौंदर्य के रूप में भी देखिए, हमारी बुद्धिमता को भी रेखांकित कीजिए। तो यहाँ सियानी कह के ये आदिवासी समाज उसी मस्तिष्क के सौंदर्य को रेखांकित वो सदियों से करता आ रहा है। और वो हम एकदम आइडियल स्थिति नहीं है कि यहाँ भी पितृसत्ता है, पितृसत्ता ने अपनी छाया फैलाई है, लेकिन तब भी वो वहां से सो-कॉल्ड मुख्यधारा की स्थिति से बेहतर स्थिति में आप यहाँ आप उनको देखेंगे। और इतिहास में आप उनको देखेंगे कि हमेशा वो बराबरी में जो लोक इतिहास है, जिसको ओरल हिस्ट्री कहते हैं, तो ओरल हिस्ट्री में उरांव लोग के ओरल हिस्ट्री में ये रोहतास के किले को बार बार याद करते हैं। और वहां जो आक्रमण हुआ था रोहतास के किले पे, तो उस आक्रमण से बचने में जो स्त्रियों ने भागीदारी निभाई थी, सिंगी दई और कैली दई ने, तो सिंगी दई और कैली दई को बार बार याद करते हैं गीतों में भी और कहानियों में भी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी ढंग से 1831-32 के होमुंडा उरांव विद्रोह में बाबा वीर बुद्धू भगत के पुत्र उदयकरण गिरिधर और हलदर के साथ उनकी पुत्रियां जो हैं संघर्ष युद्ध करती हुई, रुनिया और झुनिया वो शहीद हुई थी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उस ढंग से जो सबसे प्रसिद्ध है हूल, संथाल हूल 1855-56 का, तो वहां सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ उनकी जो बहनें थी फूलो झानो, और वो फूलो झानो ने हजारों महिलाओं की एक टुकड़ी तैयार की थी, जिनके जी में 3 काम था। एक तो रसद पहुंचाना, वो बहुत लंबा समय तक संघर्ष चला था, 1855 से शुरू होकर 57 तक लगभग। तो 3 साल के संघर्ष के दौरान वो लड़ते हुए लोगों की टुकड़ियों को रसद पहुंचाना, सूचनाएं संग्रहित करना दुश्मन जो सेना है या शत्रु है उसके प्रति। और तीसरा जो वो महत्वपूर्ण काम करते थे कि रात में वो शत्रुओं के वो जो टेंट होते थे वो उन पर अटैक करना। तो ये जो फूलो झानो की जो भूमिका है संथाल हूल में, अभी तक इतिहास में रेखांकित नहीं हुआ है, लेकिन इस पर शोध हम लोग करवा रहे हैं TRI से, और ये आएगा। तो ये ढंग से हम सिंगी दई और से लेकर वो फूलो झानो तक बिरसा मुंडा के साथ उनकी पत्नियां हैं, या उनके गया मुंडा की पत्नी माखी उनकी बेटियां हैं, वो सबने वो बिरसा मुंडा के उलगुलान में उस क्रांति में हिस्सा निभाया था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इनकी संस्कृति की, कि प्रकृति से जो जुड़ाव है वो सहज है, वो किसी फैशन के तौर पे नहीं है। श्रम में जो हाथ से मेहनत करने की जो बात है उनके संस्कार में है, श्रम रस में पगा हुआ जीवन है वो, और वो सामुदायिकता उनकी ताकत है, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और वर्ण व्यवस्था या हायरार्की या पदानुक्रम पर आधारित उनकी सामाजिक व्यवस्था नहीं है। वो समता जो बोध है, बराबरी का जो बोध है, वो अद्भुत है। वो आगे हम लोग दर्शन के में भी देखेंगे और इतिहास के स्टेट फॉर्मेशन में भी देखेंगे कैसे उसने स्टेट फॉर्मेशन में भूमिका निभाई, थोड़ी कठिनाई ही पैदा की उस एरिक्टेरियन वो जो फिलॉसफी है उसने। तो ये संस्कृति का मामला है जहाँ स्त्रियां सहज रूप से सम्मानित और बराबरी के हिस्सेदारी निभाती हैं। प्रकृति जो है न केवल भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करती है, बल्कि पाराभौतिक आवश्यकता की भी पूर्ति करती है। तो इतना मोटा मोटी हम समझें कि हम जिनको दया के पात्र के तौर पे या करुणा के पात्र के तौर पे या एंथ्रोपोलॉजी के किसी केस हिस्ट्री के तौर पे देख रहे हैं, उनकी जो सांस्कृतिक संपन्नता है या बहुलता है या श्रेष्ठता बोध है, वो हमसे कमतर नहीं है। कुछ मामले में जिसको हम मुख्य धारा कह रहे हैं उससे कहीं बहुत बेहतर है। हम इतिहास पर आए तो इतिहास को लेके जो चीजें चल रही हैं, तो या तो हम स्टोन हेज की बात करते हैं, एकदम सीधे वहां से मेगालिथ की बात करते हैं कि मेगालिथ की जो कल्चर था वो आदिवासियों से कैसे जुड़ा हुआ था,
और नियोलिथिक कल्चर में हम आते हैं, और फिर वो हम मेगालिथ और नियोलिथिक से हम सीधे फिर ब्रिटिश पीरियड में आ जाते हैं। और सबाल्टर्न जो इतिहासकार हमारे हैं या राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हमारे हैं, वो आदिवासी इतिहास के नाम पे वो क्रांतियों की, उलगुलानों की, विद्रोहों की एक सीरीज हमको सौंप देते हैं कि ये आदिवासी इतिहास है अंग्रेजों के आने के बाद। तो ये 1767 में ये चुहाड़ विद्रोह होता है, फिर वो पहाड़िया विद्रोह है 1776 आसपास, फिर वो 1820-21 में हूल विद्रोह, फिर 1830-31 में दूसरा वो सरकोल विद्रोह, फिर वो 1855-56 का संथाल हूल, फिर सरदारी मूवमेंट, उसके बाद बिरसा मुंडा आ जा रहे हैं 1901-1900, फिर उसके बाद आपके यहाँ भी इसी ढंग से कई क्रांतियों की, बस्तर के क्रांति की बात आएगी, वो गुंडा धूर के क्रांति की बात आपके यहाँ भी आती है। तो ये जो बीच का हिस्सा है, न्यूलिथिक और वो स्टोन हेज के बाद जो बीच का हिस्सा है, ये क्यों गायब है भारत के इतिहास से? हम जो उनके जो शासक थे, जो डायनेस्टीज थी, जो राजवंश थे आदिवासियों के, उन राजवंशों पर बात करते हुए शर्म क्यों आती है इतिहास के पन्नों को? क्यों हमने जो ब्रिटिश पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड में जो एक स्टीरियोटाइप हो गया है कि ये वंचित लोग हैं, ये लंगोटी पहनने वाले लोग हैं, ये दतवन बेचने वाले और ईंट के भट्ठा पे काम करने वाले लोग हैं, वो जो छवि है स्टीरियोटाइप, उसको तोड़ने में कहीं तकलीफ हो रही है कि हम राजगोंडों के शासन की बात कैसे कर सकते हैं? और वो शासन गुप्त काल से लेकर ब्रिटिश काल तक चला है, और 4 राजवंश एक साथ शासन किए हैं, और वो मध्य प्रदेश से लेके वो महाराष्ट्र और वो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक फैला हुआ वो शासन है। वो इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि यूरोप के कई देश उसमें समा सकते हैं। तो इस पर हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक है कि सुरेश मिश्र ने कुछ काम किया राजगुंडों पे, या कुछ और काम हुए हैं, सबाल्टर्न हिस्ट्री के लोगों ने काम किया है, लेकिन जो इतिहास का जो एनसीईआरटी की किताब है, जो इतिहास के बीए और इंटर की जो किताबें हैं, वहां कहाँ है आदिवासी शासक क्यों नहीं है वहां? जबकि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और रामशरण शर्मा कह रहे हैं इस बात को प्राचीन भारत के अपनी किताबों में। वो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की एक किताब है लोकायत, उसमें वो गणपति और गणराज्य और इनकी व्याख्या करते हुए उन चीजों को बताते हैं कि जिस सिंधु घाटी की नगर सभ्यता की बात करते हैं, तो दरअसल ऐसी नगर सभ्यताएं जो हैं वो जनजातीय गणराज्यों के खंडहर पर ही खड़े हुए होंगे, क्योंकि जनजातीय गणराज्य जो है वो कृषि प्रधान ही रहे होंगे शुरू से ही। और अजातशत्रु के समय में हम देखें तो अजातशत्रु के मौर्य को अपने विकास के लिए, अपने फैलाव के लिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो जनजातीय गणराज्यों से आ रही है, और जो बज्जी महासंघ के तौर पे एकजुट हैं, और बज्जी महासंघ से जो टकराहट हो रही है अजातशत्रु को, तो बार बार अजातशत्रु या मगध हार जा रहा है। अंततः हम सब उन कथाओं से परिचित हैं कि कैसे वो नगर बधुओं का सहारा लेकर, आम्रपाली का सहारा लेकर उसने उसमें फूट डाली उन गणराज्यों में, और कैसे उसने विजय प्राप्त की षड्यंत्र के द्वारा, और कैसे लिच्छवी महासंघ, लिच्छवी संघ को जो जनजातीय संघ था उसको ठेल के नेपाल तक पहुंचा दिया। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय रेखांकित करते हैं इस बात को कि कौटिल्य को, जो अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं, उनको सबसे तकलीफ इस बात से है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम इन जनजातीय गणराज्यों को नियंत्रित नहीं कर सके। और जिस ढंग से मालवा के गणराज्य ने सिकंदर के साथ युद्ध करते हुए उनको जो घायल किया था, और उसी तीर से सिकंदर की मौत भी हुई थी, तो इन गणराज्यों की ताकत से भी कौटिल्य परिचित है, तो युद्ध भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो कौटिल्य रास्ता क्या निकालते हैं? चट्टोपाध्याय ने बहुत विस्तार से उसको उद्धृत किया है कि वो इन गणराज्यों को विखंडित करके 10-10 की संख्या में जनजातीय समुदाय के लोगों को दूर दूर बसाया जाए, उनसे तलवारें ले ली जाए, उनसे खेती करवाया जाए, और ये कोशिश की जाए कि उनके बीच में एकता कायम नहीं हो सके। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है कि किस ढंग से जनजातीय गणराज्यों का ही बाहुल्य था राजतंत्र के विकसित होने के पहले। मौर्य के रूप में मगध के साम्राज्य के विस्तार के पहले गणराज्य जो कि एग्लिटेरियन थे, जहां सब लोग बैठ के निर्णय लेते थे, उसका ही बाहुल्य इस देश में था। वो हायरार्की वाले राजतंत्र में जहां राजा जो है देवता का प्रतीक हो जाता है,
ये ब्राह्मणिकल जो हाइपोथेसिस थी उसको चाणक्य ने स्थापित किया मौर्य काल में, तो वो इन गणराज्यों को विखंडित करके इन जनजातियों को 10-10 की संख्या में दूर दूर तक बढ़ा भेज कर उनसे खेती करवाने का काम लेके उसके बाद ही संभव हुआ। अगर हम गुप्त काल में पहुंचते हैं तो गुप्त काल में इलाहाबाद का जो उनका शिलालेख है समुद्रगुप्त का, तो उसके 19वें और 20वें और 21वें पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में 8वीं राज्यों का या जंगल क्षेत्र के शासकों का जिक्र आता है, जिन्हें वो उसने विजित किया था, जीता था और फिर मुक्त कर दिया था कुछ शुल्क के तौर पे। लेकिन मुक्त करने के साथ साथ गुप्त काल में यह हुआ था कि उन शासकों के यहां ब्राह्मणों को ग्रामदान देकर बसाया गया था। ब्राह्मण जो वहां गए ग्रामदान के बाद, तो उन्होंने 3 काम किया। एक तो यह काम किया कि वहां जो आदिवासी शासक थे उन इलाकों में, उनका उन शासकों का एक वंशावली एक बनाई उन्होंने संस्कृत के श्लोक गढ़ के, और सारे उन आदिवासी शासकों के वंश को सूर्य वंश से, चंद्र वंश से, नाग वंश से जोड़ने की कोशिश की गई और वो स्थापित करने की कोशिश की गई थी कि ये क्षत्रियकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। तो ये उन्होंने किया। दूसरा कि वो अपना ब्राह्मणिकल जो पूजा त्योहार और अनुष्ठान था उसको बड़े पैमाने पे बहुत वो भव्यता के साथ मनाना शुरू किया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, ये कि जो स्वपोषित जो खेती थी, जो अपने ही केवल गांव के समुदाय का पेट भरती थी, उसको थोड़ा प्रगतिशील खेती के तौर पे उन्होंने शुरुआत करवाने की कोशिश की। पशुपालन को भी उन्होंने एक लाभकारी पेशे के तौर पे, तो उसका लाभ ये हुआ कि जो गढ़ का जो राजगोंड का जो शासन था संग्राम शाह का, तो उनके समय में, संग्राम शाह के समय में, गढ़ मांडला के शासक जो संग्राम शाह हैं, राजगोंड जो थे, शासन प्रणाली थी, राजगोंड थे, उनके समय में वो सोने और चांदी और तांबे 3 धातु के सिक्के उनके यहाँ प्रचलित थे। अब दिल्ली में जो खिलजी वगैरह थे, वो उस समय 3 धातु के सिक्के उनके लिए वो संभव नहीं था कि हम, यानी कि उनके यहाँ वाणिज्य इतना विकसित हो चुका था कि अपने वो खाद्य उत्पादन से वो उधर गुजरात का भी पेट भर रहे थे, तो दक्षिण को भी आपूर्ति कर रहे थे, और वनोपज में हाथी सहित, हाथी के अलावा हाथी भी बिक्री के लिए उपलब्ध था, और भी वनोपज के कारण इतना धनराशि आ रही थी कि उस गढ़ मांडला के हर व्यक्ति जो है संपन्न था। और वो संपन्नता इस ढंग से सुख्यात हुई कि वो संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से चंदेल राजपूतों क्षत्रियों ने अपनी बेटी दुर्गावती जो है चंदेल क्षत्रियों की राजकुमारी थी, उनकी शादी दलपत शाह से होती है, और फिर दुर्गावती के इतिहास से हम परिचित हैं। तो ये जो राजगोंड है, हमारे यहाँ वो पाल वंश का जब नष्ट अंतिम इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वो खात्मा होता है उदंतपुरी में, तो वो जो भैकुम खड़ा होता है, तो शून्यता को भरते हैं चेरो और खिरवार लोग। कुमार सुरेश सिंह ने लेख लिखा है इस पर, किताब नहीं आई है, लेकिन चेरों के शासन व्यवस्था पे, उनकी डायनेस्टी पे कुमार सुरेश सिंह ने काम किया था। और कई ढंग से बिहार के चंपारण और सारण और सब जगह उनके किले पाए जाते थे, और ये समझिए कि भोजपुर उनका केंद्र था। और 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी 200 साल लगता है राजपूतों को वहां से उनको भोजपुर से पीछे हटाने में। और वो राजपूत तब पीछे हटा पाते हैं तब मुगलों के जो सूबेदार हैं वहां के बिहार के, उनकी सेना उनके साथ खड़ी हो पाती है, तब वो चेरो लोग को वहां से वो पीछे हटा पाते हैं। और हटते हटते 1857 तक वो पलामू में वो चेरो का शासन, खरवारों का शासन हम देखते हैं। तो आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में अब गढ़ जो है आपके यहाँ, तो वो जो राजगुंड का जो केंद्रीय सत्ता थी, वो अपनी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था उसने हायरार्की जो कायम की, उसमें गढ़ एक प्रशासनिक इकाई थी। और उन प्रशासनिक इकाइयों में जो शासक के तौर पे भेजे जाते थे, वो उनके ही सगे संबंधी थे, जिनका सबका बाद में क्षत्रियकरण हो गया, सबके सब क्षत्रिय हो गए, और सब बाद में राजपूत के तौर पे ही जाने गए। तो ये एक क्षत्रियकरण की पूरी प्रणाली चली, जिसने वो ट्राइबल डायनेस्टी को एक तरह से ढक दिया। लेकिन अब असम में अहोम लोगों के शासन को देखिए,
तो वो समझिए कि मुगलों के समय से लेके और ब्रिटिश समय तक अहोम वहां आदिवासी समुदाय शासन कर रहा है। एक लंबी अवधि है उस शासन प्रणाली की। उसी ढंग से जयंतियां हैं, और खासी में वो, चूंकि खासी समुदाय आज भी मातृसत्तात्मक है, तो हाँ वहां वो रानियां हुआ करती थी, और युद्धों में उन्होंने कश्मीर के समय की तरफ से किसी अटैक को उन्होंने हराया था। जयंतिया लोगों ने 16वीं शताब्दी में किसी मुगल सेना को हराया था, तो उनके याद में वहां एक मेगालिथ का पार्क बना हुआ है, उसको मैंने देखा था। उसी ढंग से दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, तो ये जो आदिवासी डायनेस्टीज थे वो मतलब महाराष्ट्र में भी हैं, दक्षिण भारत में भी हैं, और आपके यहाँ तो मैंने बताया कि राजगुंडों का 4 वंश एक साथ शासन कर रहा है। लेकिन ये इतिहास का हिस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टीरियोटाइप जो है, जो हमारे दिमाग में बैठाया गया है आदिवासियों के बारे में, कि वो लंगोटी पहनने वाले लोग हैं, और वो जो है वो दतवन बेचने वाले लोग हैं, अनपढ़ और कुछ अशिक्षित टाइप के लोग हैं। तो ये जो एक 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 सिंगुलर, वो एक होमोजेनियस कम्युनिटी के तौर पे आप दिखा रहे हैं, सबको आप बिरहोर और वो सबर के तौर पे ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, थोड़ी सी छवि बदलने की आवश्यकता है। और ब्रिटिश पीरियड में जो क्रांतियां हैं उनको बड़ा रेखांकित किया जाता है, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि लोग जंगली लोग हैं, सैवेज हैं, तो ये जब भी विद्रोह करेंगे तो हथियार ही उठाएंगे। अब आप 1858-57 से लेके 1994-96 तक हमारे यहाँ जो मुंडा सरदार हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन, जिसको सरदारी आंदोलन कहते हैं हमारे यहाँ, वो आवेदन दे रहे हैं जमीन की वापसी के लिए, आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर को, आवेदन दे रहे हैं कमिश्नर को, विक्टोरिया महारानी को पत्र लिख रहे हैं। वो धर्म पर ईसाई हो जा रहे हैं कि ईसाई होने पे हमको हो सकता है कि हमारी जमीनें वापस हो जाएं। और कुछ ईसाई मिशनरियों ने उनको ये आश्वासन भी दिया था, लेकिन जब प्रशासन के द्वारा डांटा वाटा गया तो वो पीछे हट गए। तो वो धर्म परिवर्तन करते हैं। वो हाईकोर्ट था कलकत्ता में, वहां भी केस लड़ते हैं, और वो रांची का गजेटियर उस समय का जो है वो मैली का, वो कहता है, गजेटियर कहता है कि कलकत्ता के बाबू लोगों ने, यानी वहां के वकीलों और किरानियों ने उस समय 1894, 95, 96, 93, 92 की बात मैं कह रहा हूं, 1 लाख रुपये इन मुंडा लोगों से उन लोगों ने क्या कहा जाए कि लूट लिया। और 1 लाख रुपया कैसे इकट्ठा होता था? तो एक आना, एक पौला धान हर घर से लेके उसको बेच के कुछ रुपया हो गया तो उसको लेके कलकत्ता गए। तो ये 5-6 साल में उनसे जो उन्होंने वो दोहन किया वो 1 लाख रुपये के बराबर था। और अंततः चूंकि कागज इनके पास नहीं था, लेकिन जो मेगालिथ कल्चर है कि जहां भी जंगल काट के जब खेत और घर गांव बसाते थे, जो खुद कट्टीदारी कहते हैं हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी में, तो एक वो चट्टान गाड़ते थे, वो एक गांव के सीमाने पे एक वो मेगालिथ का स्ट्रक्चर, एक पहाड़, एक पत्थर काट के गाड़ते थे कि ये किस गोत्र के लोगों ने ये गांव को बसाया है और ये कब गांव बसाया गया। और ये तो उन पत्थरों को ढो के गायब होता देश देखिएगा तो बड़ा ही सुंदर सा दृश्य है कि कैसे उन पत्थरों को पीठ पर बांध के 6 महीने में मुंडा सरदारों ने वहां कलकत्ता हाई कोर्ट में वो उन पत्थरों को पहुंचाया कि प्रमाण के तौर पे देखिए कि ये हमारे खुद के काटे हुए जंगल से बनाए हुए खेत हैं, इन पर मेरा ही हक होना चाहिए। तो ये लड़ाई चल रही है उस समय से, वो लड़ाई आज भी जारी है। ये जल और जंगल जमीन की जो लड़ाई है, बाद में जो पूंजीवाद है या उपभोक्ता पूंजीवाद है, उसकी जो कभी न खत्म होने वाली भूख है, वो लगातार उनको वंचित की जा रही है उनके रिसोर्सेज से, और कह रहे हैं कि ये बहुत गरीब और बहुत करुणा और बहुत वंचित समुदाय है। इस पर मैं आगे आऊंगा। तो ये इतिहास इनका है, इनके डायनेस्टीज है, इनके स्टेट फॉर्मेशन के तरीके हैं भूमिजों के और सबके, उस पर बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं थोड़ी सी दर्शन की बात करके फिर वंचन की बात करना चाहूंगा। इतिहास मोटा मोटी मैंने रखने की कोशिश की है, बाकी तो किताबों में आप देख सकते हैं। राजगुंडों की किताब आप देखेंगे तो, कुमार सुरेश सिंह के आर्टिकल को देखेंगे तो, या सवाल्टर्न हिस्ट्री में कई चीजें आपको दिखेंगी। राजगुंडों के दक्कन में भी वो जो उनका शासन रहा है उस पर भी कई किताबें हैं, तो ये चीजें आपको मिलेंगी विस्तार से। एक मैंने बीजारोपण आपके मन में एक डालने की कोशिश की है कि डायनेस्टीज भी थी इनकी, इनको बहुत वो गरीब और हे और वो करुणा के पात्र के तौर पे, या हर को सबर और बिरहोर और उस ढंग से पीवीटी जी के तौर पे देखने की आवश्यकता नहीं है। वो शासक भी रहे हैं
और वो उन्नत कृषक भी रहे हैं और आर्टिजन भी रहे हैं। लोहा पिघलाने की कला असुरों और आपके यहाँ अगरिया लोगों की। आपके यहाँ मैं देख रहा था इंटरव्यू, मध्य प्रदेश के किसी ब्रिटिश कलेक्टर ने चैलेंज कर दिया था एक नदी के ऊपर लोहे का पुल बनाने के लिए अगरिया लोगों को, और अगरिया लोगों ने 2 महीने में उस उफनती नदी के ऊपर लोहे का पुल बना के उस कलेक्टर साहब को दिखा दिया था कि हम बना सकते हैं इस पुल को। तो ये तकनीक थी अगरिया लोगों के पास। लेकिन हम आदी हो गए हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से देखने की, एक अन्य भाव से देखने की। बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत माँ की सब संतानें हैं। हम में लगता है कि वो शामिल नहीं है, सौतेले बेटे टाइप की कुछ चीजें हैं कि क्या है। हम थोड़ा सा अलग नजरिए से एक म्यूजियम की चीज देखने की कोशिश करते हैं आदिवासी के नाम पे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको समझने की आवश्यकता है। दर्शन की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो जो पाश्चात्य दर्शन है या जो हमारा षड दर्शन है, तो वो सबके सब वो मानव के, इंसान के मेटाफिजिकल जो समस्याएं हैं, उनकी पाराभौतिक समस्याएं जो हैं, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, मृत्यु के बाद का जो जीवन, मृत्यु और जीवन का जो चक्र है, उसके बारे में बुद्ध भी जो है मृत्यु को परम दुख मान रहे हैं। निर्वाण के लिए वो जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक जो जीवन जीने का, उसकी बात कर रहे हैं। तो सारा दर्शन जो है वो अद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैताद्वैत हो, जो हमारे षड दर्शन है, या यूरोपियन सारे जो कांट हो या जो भी हो, डेकार्त हो, वो इंसान को, वो मैन सेंट्रिक है, वो एंथ्रोपोसीन है, वो इंसान को केंद्र में रख के उस पर बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। आदिवासी जब बात करता है अपनी आध्यात्मिक बातें, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में, अपने दर्शन में, तो अब देखिए कहीं भी उसके पर्व त्योहार में वो हमको दूधो ना हो पुत्र फलो, पुत्र की हो, और रुझुम करती हुई बेटी हो, और पढ़ा लिखा पंडित दामाद हो, इस ढंग की बात वहां आपको नहीं मिलेगी। उनके मंत्रों में वो जो उच्चारण करते हैं अपनी भाषा में, उसमें वो हवा बहती रहे और बारिश हो और फसलों को की उन्नति हो, और जंगलों की, जंगल की भी चिंता, वनस्पतियों की, फसलों की भी चिंता, पशुधन की भी चिंता, मतलब समस्त जीव जगत, समस्त वनस्पति जगत, वो मानव को कोई श्रेष्ठतम सृष्टि की कोई इकाई वो नहीं मानते हैं। समझिए इस बात को। मूल बात यह है कि वो इंसान को अन्य जीवों की तरह, अन्य वनस्पतियों की तरह एक इकाई के तौर पे देखते हैं। अब भारतीय दर्शन जो है या यूरोपीय दर्शन है, वो मानव की श्रेष्ठता को इसलिए स्थापित करता है कि वो कहता है खुल के कि उसमें सोचने की क्षमता है, क्योंकि वो चिंतनशील प्राणी है, इसलिए वो श्रेष्ठतम है सृष्टि में। अब सोचिए इस बात को कि कितनी अवैज्ञानिक बात है। अब जो शोध आ रहे हैं, अब जो चीजें आ रही हैं, या पहले से भी जगदीश चंद्र बसु ने भी कहा था कि वो संवेदनशील होती है वनस्पतियां, और वो समझती हैं चीजों को, वो धूप, हवा और सब चीज को महसूस करती है। अब जो किताबें आई हैं, वो ये जो वनस्पतियां जो हैं, जंगल के जो पेड़ हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन के उनके कितने विविध तरीके हैं, उस पर किताबें आ रही हैं, उस पर शोध हो रहा है। वो वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा है। जैसे हम लोग www की, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं इंटरनेट की, वैसे ही वनस्पति शास्त्री वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। www वहां भी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब है। अब देखिए कि हमारे यहाँ इंटरनेट जो आता है मित्रों, वो 69 के आसपास आता है, और 89, 80 से 90 से हम लोग उसका उपयोग इंटरनेट का करना शुरू करते हैं। लेकिन आज के दिन भी हम इंटरनेट का उपयोग केवल कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, या विजुअलाइजेशन के लिए। हम जैसे आज जुड़े हुए हैं विजुअल के साथ, तो बस यहां तक ही कर रहे हैं। अब ये समझिए कि जो अभी शोध आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो नैसर्गिक जंगल है, उनके पेड़ों के जो जड़ें हैं, वो फंगस के एक जाल के साथ, नेट के साथ एक दूसरे से जुड़ी होती है। वहां भी नेट है, फंगस का नेट है, वो पूरे सारे जंगल को वो छेक के रखता है। एक चम्मच अगर आप मिट्टी अगर उस नेचुरल फॉरेस्ट को उठाइएगा, तो उसमें इतने ज्यादा वो नेट होगा फंगस का कि पूरे जंगल को छेक सकता है। और उस नेट के वर्ल्ड वाइड वेब जो उनका है, केवल सूचनाओं का संप्रेषण वो नहीं करते हैं,
अगर कोई पेड़ सूख रहा है या किसी बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसको न्यूट्रिएंट भी भेजते हैं उस नेट के द्वारा, उस बीमारी से उबरने के भी उपाय भेजते हैं उस नेट के द्वारा। तो जो वनस्पति, वो जो नेचुरल फॉरेस्ट, जो ये वनस्पति जगत है, वो लाखों साल से उस इंटरनेट या नेट का उपयोग कर रहा है अपनी बातचीत के लिए, शत्रुओं से बचने का वो संकेत दे रहा है, वो पौष्टिक तत्व भेज रहा है, वो एक तरह से उपचार की चीजें भी भेज रहा है। हम तो कितना पीछे हैं। आज हम कहीं किसी को भूख से ये पीड़ित है तो उसको हम अपने नेट के जरिए खाना नहीं भेज सकते हैं, लेकिन वो भेज रहा है। लेकिन हमारा अहंकार ये कह रहा था कि हम चिंतन प्रणाली में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम श्रेष्ठतम हैं, हम सबसे ऊपर हैं, इसलिए हमारा चिंतन जो है वो मानव केंद्रित होना चाहिए। कितना ये हास्यास्पद है कि मानव केंद्रित चिंतन होने के कारण ही, मानव केंद्रित ही वो सारी उपभोक्तावादी या उनके ही सुख दुख, उनके सुख और उनके बीमारी और उनके चिकित्सा के लिए ही सारा कुछ चिंतन के लिए ही सारी उत्पादन प्रणालियां और सारा वैज्ञानिक जो अनुसंधान जो है सब मानव केंद्रित रहा। उनके सुख पर, उनके ही सुख दुख की बात, उनके ही बचत की बात। नतीजा ये हुआ कि हमने जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की तो प्रकृति पर विजय के नारे के साथ की, विक्ट्री ऑन द नेचर। नेचर के हम हिस्सा हैं, एक इकाई हैं, हम भूल गए। हमने यात्रा की शुरुआत ही नेचर पे विजय प्राप्त करने की और हम यहां पहुंच गए हैं कि हम नेचर को इस ढंग से विनिष्ट कर दिए हैं कि रोज एक वायरस हमको आ रहा है लगातार। इस प्रकृति के विनाश से, जंगलों के कटने से लगातार 30-40 साल से कोई ना कोई नई बीमारी हमारे पास आ रही है। इबोला के तौर पे हो, एड्स के तौर पे हो, लगातार बीमारियां आ रही हैं, आज कोविड के तौर पे है। लेकिन हम उस मानव केंद्रित उपभोग को, उसके सुख और विलासिता के बढ़ावे को कम करने के लिए इच्छुक नहीं है। हम आदिवासियों से सीखने के लिए इच्छुक नहीं है कि हम मात्र एक इकाई हैं और जिस ढंग से हमारा हक इस पृथ्वी पर है उस ढंग से एक छोटे से जीव का भी हक है, क्योंकि वो भी सोचता है, वो भी कम्युनिकेट करता है। पशु पंछियों के भी कम्युनिकेशन पे बहुत सारे शोध हुए हैं। किस ढंग से एक जीव के बारे में पढ़ रहा था कि वो आपस में बातचीत करते हैं तो इंसान कौन किस कलर का टी शर्ट पहनकर आया है उसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं कि टी शर्ट का कलर क्या था। तो ये कम्युनिकेशन का, और वो वनस्पतियों के कम्युनिकेशन पर तो पूरी किताब है, उसकी पूरी चर्चा नहीं कर सकते हैं कि अगर कीड़ा अगर उस पर बैठा है, उसको पसंद नहीं कर रहा है तो कैसे वो अपना वो केमिकल चेंज करके भगाने की कोशिश करता है, फिर गंध छोड़ता है कि वो भाग जाए, तब भी नहीं भागता है तो कुछ ऐसी लाइटिंग करता है कि उसके शत्रु कीड़ा अट्रैक्ट हो जाए। तो कम्युनिकेशन कितने तरीके हो सकते हैं, वो सारा कुछ इस्तेमाल करता है। तो ये जो भ्रम है कि इंसान ही चिंता करता है, इंसान ही चिंतन कर सकता है, इंसान श्रेष्ठ है, ये एक आत्ममुग्धता की स्थिति है जिसमें सारा दर्शन वहीं जाके खत्म हो गया है। उसने प्रकृति की चिंता ही नहीं की, जीव जगत और वनस्पति जगत की चिंता नहीं की। लेकिन आप, मैंने जो बताया सोहराय पर्व के बारे में, या सरहुल के गीतों को देख लीजिए, या कर्मा पर्व के गीतों को देख लीजिए, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि वो फसलों की चिंता कर रहे हैं, पशुओं की चिंता कर रहे हैं। स्वर्ग नरक की अवधारणा यहां नहीं है। आदिवासी समुदाय में कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है। यहाँ जो है वो लौट के अंतिम संस्कार के बाद जो आत्मा होती, छाया जिसको कहते हैं, उसको छाया भितराने की एक अनुष्ठान होता है, उसको वापस बुलाया जाता है। एक घर में एक जगह होती है जहां पितरों की जगह होती है, वहां उनको स्थान दिया जाता है। और आदिवासी मान के चलता है कि ये पितर जो है, हमारे जो पुरखे हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और वो पाप पुण्य की अवधारणा नहीं है। पाप सिर्फ वही है जो सामुदायिकता के खिलाफ हो, पाप सिर्फ वही है जो समाज के खिलाफ हो, और पुण्य वही है जो सामुदायिकता और समुदाय के पक्ष में कोई काम किया जा रहा हो, वो पुण्य है। यहाँ किसी स्थापत्य के मंदिर की आवश्यकता या मस्जिद या चर्च की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो साल की वृक्ष हैं जो घने घरे हरे रंग के, वो दीवाल के तौर पे हैं, और घास जो है वो हरी भरी घास जो है वो सुंदर सी बोजाई की हुई फर्श है, और नीले रंग का आसमान वो बड़ा सा छत है। तो आसमान जैसा छत हो और हरी घास की फर्श हो और साल वृक्षों के तनों का जो दीवाल हो, तो इससे खूबसूरत कोई भी भवन नहीं हो सकता है
जहां उस परम पिता का निवास हो सकता है। ये खूबसूरत प्रकृति प्रदत्त जो ये जो स्थान है जहां वो निवास करते हैं, जो सिंह बोंगा है या बड़ो देव हैं गोंड लोग में, उरांव में धर्मे हैं, संथाल में महादेव हैं। तो वो उसी प्रकृति के साथ उन्हीं वनस्पतियों पे उनका निवास है। तो प्रकृति और पुरुष, ये सांख्य दर्शन ने वहां सुधार लिया है। और चूंकि पाप पुण्य नहीं है, कोई पूर्व जन्म नहीं है, तो जो कुछ करना है अच्छा करना है, इसी जन्म में करना है, कुछ बचाना नहीं है। बचाने की न बचाने का जो संस्कृति आती है वो अगले जन्म नहीं होने का या स्वर्ग और नरक वाली अवधारणा नहीं होने के कारण से भी वो आती है चीजें वहां से। और कोई ओमनीपोटेंट देवता यहाँ नहीं है कि वो सब शक्तिमान है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो सिंह बोंगा है उनके साथ जो मुंडा लोगों का जो संबंध है वो दादा और पोते का जैसा प्रेम भाव का संबंध है। वो उनसे अपनी शिकायतें कर सकता है, उनसे अपने दुख दर्द को बांट सकता है। वो कोई प्रलयकारी या कोई नाराज होने वाले या कोई देवता नहीं है, या ओमनी प्रेजेंट या ओमनीपोटेंट देवता नहीं है, कोई ढंग की अवधारणा नहीं है। तो एक अलग तरह का दर्शन है जो अपने मूल रूप में एग्लिटेरियन है। वो समता वो है वहां दर्शन के भी स्तर में। तो दर्शन में भी समानता, सामुदायिकता में समानता, स्त्री पुरुष संबंधों में समानता, समानता जो है आदिवासी संस्कृति के रूट्स में है, उसके मूल आधार में है। और जो मैंने कहा कि कॉलोनियल औपनिवेशिक काल से जो वंचन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिनके आधार पे वो सुखी संपन्न थे, उन सारे रिसोर्सेज को हम नोचते चले गए हैं लगातार, बांध बनाने के लिए और माइंस के लिए और जंगलों के अन्य उपयोगों के लिए, रेल पटरियों के लिए, सड़क निकालने के लिए, और अब तो वो क्या कह रहे हैं कि नेशनल पार्क वगैरह के लिए भी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनको उनके रिसोर्सेज से वंचित कर रहे हैं, उनकी समृद्धि से हम उनको छीन ले रहे हैं उनकी समृद्धि को, और हम ही उन पर दया कर रहे हैं कि वो वंचित समुदाय है। तो ये अलग नजरिया से देखने की आवश्यकता है उनकी संस्कृति को, उनके इतिहास को, उनके दर्शन को। मुझे लगता है कि मैंने एक मोटा मोटी रूपरेखा रखने की कोशिश की है। 1 घंटे का समय हो गया है। अगर कुछ प्रश्न हो तो हम लोग उस प्रश्नोत्तर में जाएं। और मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रति और छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के प्रति और सारे इस टीम के पुरुषोत्तम जी और उनके मित्रों के प्रति जिन्होंने मुझे मौका दिया। हाँ, ये सब जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि जो है लेखनी जिनके हाथ में, तो वो जो उनकी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए लोग इतिहास लिख रहे हैं या कलकत्ता में बैठे हुए लोग इतिहास लिख रहे हैं, तो उनको इतिहास दिल्ली के आसपास की ही चीजें दिखाई पड़ेंगी। वो छत्तीसगढ़ की और असम की और मेघालय की और राजगोंडों के बारे में और चेरों के बारे में उनके पास ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, और दिमाग में बैठा हुआ है कि ये छोटे लोग हैं, ये छोटे नहीं, और वो बड़े लोगों का भाव वाली संस्कृति से लोग आए हैं, उनके हाथ में कलम है। तो कहाँ दिखाई पड़ेंगे? ना इनकी संस्कृति दिखाई पड़ेगी, ना इनका दर्शन दिखाई पड़ेगा, और ना इनका इतिहास दिखाई पड़ता है। प्रमोद जी इसलिए दिखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी रणेंद्र जी। हाँ, तो ये प्रमोद जी का सवाल था कि इतनी प्राचीन संस्कृति होने के बाद भी उनके संस्कृति का पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख क्यों नहीं दिखाई देता। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहभागिता रहा, लेकिन इतिहास में उनका उल्लेख बहुत कम क्यों दिखाई देता। आपने इसका जवाब दिया है, और ये इसलिए भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये हम चाहे छत्तीसगढ़ में देखें, उड़ीसा में देखें, झारखंड में देखें, उनका जो योगदान है, चाहे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हो या जी, या जैसे आप कहें कि जो हमें जी प्रकृति को बचाने के जो प्रक्रिया जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो प्रकृति के साथ जीने मरने का जो संस्कृति है, जो जीवन शैली है, उन सब का कहीं पे उल्लेख नहीं होता, या उस तरीके से नहीं होता, या उनको उसका ये तरीका सिखाने वाले ये लोग हैं, इसको हम मान्यता भी नहीं देते हैं। तो दूसरा सवाल है सुभ्रांशु चौधरी,
चाणक्य ने कैसे और क्यों आदिवासी राजाओं को खत्म किया, कृपया और विस्तार से बताइए। देव प्रसाद चट्टोपाध्याय की वो किताब है लोकायत, वो प्रकाशित है वो राजकमल प्रकाशन से, वो मिल जाएगी आपको। उसमें पूरा अध्याय है और उन्होंने पूरा उद्धरण दिया है अर्थशास्त्र से, और उद्धरणों के आधार पे ये वो सारी बातें उद्धरणों से ही स्पष्ट होता है कि चाणक्य ने, कौटिल्य ने क्या नीति अपनाई जनजातीय गणराज्यों को विखंडित करने का। तो वो बहुत विस्तार है वो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया आप चट्टोपाध्याय सर की वो किताब लोकायत एक बार, उसका जो गण और गणराज्य वाला जो हिस्सा है वो देखें। ममता उपाध्याय जी का कहना है कि हम जैसे लोगों ने इनके पहनावे को देखकर अपनी राय बना ली, ये अछूत हैं, ऐसे वैसे हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत अच्छे हैं। अपना इन्होंने राय जाहिर किया है और बहुत सारे लोगों ने आपको शुक्रिया कहा है कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। पुष्पम कुमार का सवाल है, आप क्या आदिवासियों को ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट मानते हैं? क्या हुआ ऑन्टोलॉजिकली? क्लियर करने के लिए कहिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हम वो अगर सुन रहे होंगे तो इसको आगे क्लियर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, जल, जंगल व जमीन को यदि कोई बचा सकता है तो वह है परंपरागत तरीके से जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय। तो इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार रखा ही है। आप अगर और आगे उसको विस्तार से कुछ बात करना चाहेंगे कि आप भी ऐसा क्यों मानते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। वो मेरी सारी बात तो वही हुई है। मुझे ये कहना है केवल आदिवासी क्यों, जो हम लोगों ने जिस कंज्यूमर कैपिटलिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो तो गांधी ने कहा था कि ये जो प्रकृति है वो सबका पेट भरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हर व्यक्ति लालच कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी कई पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाना चाहता है, वो मिलियन मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि फिर वो पृथ्वी नष्ट होनी है, और ये पहली बार नष्ट नहीं हो रही है, ये तो कई बार नष्ट हो चुकी है पहले भी, और इस बार जितनी तेजी से नष्ट हो रही है ऐसी गति पहले नहीं देखी गई थी। तो ये अगर आपको बचाना है इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस हवा को, अब पानी ही देखिए ना, कि जिन नदियों में हम लोगों ने नहाया था, स्नान किया था कूद कूद के, क्या हम अपने बच्चों को नदियों में भेज सकते हैं नहाने के लिए? और हवा जो ढंग से प्रदूषित हो रही है, गायबता देश में मैंने कल्पना की है कि जो मोबाइल जो होता है उसी आकार का एक ऑक्सीजन सिलेंडर होगा हमारी पॉकेट में, एक ट्रांसपेरेंट वो नाक से जुड़ा हुआ एक क्लिप होगा, और उस क्लिप के कारण हमारी नाक भी जो है ज़्यादा आर्यन दिखेगी, ज़्यादा नुकीली दिखेगी। और उस ऑक्सीजन सिलेंडर, पॉकेट वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रचार चूंकि शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी करेंगे, तो वो भी एक फैशन में आ जाएगा कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर मोबाइल साइज का हम अपने पॉकेट में लेके चलेंगे। तो ये जो संकट है, और फिर हमने देखा वो 2014 के उस उपन्यास में आया है गायब होता देश में, और ऑक्सीजन के संकट हम देख रहे हैं। तो चीजें तो हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जिसको कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमने नदियों को बर्बाद कर दिया अपनी पीढ़ी में, आगे हम हवा को खत्म करने के चक्कर में हैं। तो ये पृथ्वी तो नष्ट होगी अगर हम जो आदिवासी संस्कृति और उनकी जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, उनके दर्शन को, मैंने कहा वो फ्यूचर की फिलॉसफी, उस फिलॉसफी को नहीं अपनाएंगे कि वो मानव केंद्रित नहीं हो, वो नेचर सेंट्रिक हो। हमारा सोच, हमारा उत्पादन प्रणाली, हमारा सब कुछ जब तक नेचर सेंट्रिक नहीं होगा, ह्यूमन सेंट्रिक रहेगा, समस्याएं रहेंगी। मनीष तिवारी जी का सवाल है, आदिवासियों और नक्सली के अंतर संबंध और दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो।
इस पर क्या जवाब दूं? वो जो मीडिया है और सरकार जो है उस पर बोलती ही रहती है। तो एक दृष्टि वो है, सरकारी दृष्टि है। एक दृष्टि ये है कि विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए कुछ ना कुछ आप उसको ब्रांडिंग कर दीजिए, तो उस ब्रांडिंग के तहत भी कुछ चीजें होती हैं। तो बड़ा वो ग्रे एरिया है, इस पे बोलना वो समझने स्वयं वो अनुभव का चीज है। आप जाइए इलाके में, देखिए कि क्या हो रहा है, उस ग्रे एरिया में थोड़ा सा घूमिए चीजों को, तब समझ में आएगा कि चीजें क्या है। गिरीश आचार्य जी का कहना है, आदिवासियों की स्थिति को नक्सलवाद किस प्रकार से प्रभावित करता है, कृपया इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें। देखिए, हिंसा तो कोई समाधान है नहीं, हिंसा के बारे में क्या पक्ष बोलेगा आदमी, लेकिन आदिवासियों के संघर्ष को आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, या सचमुच में उस ढंग के एलिमेंट भी कहीं ना कहीं होंगे ही, उस पर मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ब्रांडिंग है वो, कि अगर वो आवाज उठा रहे हैं किसी माइनिंग के खिलाफ, किसी बांध के खिलाफ, या किसी नेशनल पार्क के तहत उनको जाड़े जाने के खिलाफ, तो आप उनको ब्रांडिंग करके आराम से उनको जेल में भेज दीजिए। कोई मीडिया, कोई आवाज नहीं उठेगी। सुधांशु जी का सवाल है कि बिरसा मुंडा की तरह दुर्गावती आज आदिवासी प्राइड की पर्याय हैं, जबकि वे स्वयं आदिवासी नहीं थी, ऐसा क्यों? क्या मध्य भारत से आदिवासी समाज में और कोई कैरेक्टर नहीं है? दुर्गावती जब राजगोंडों के परिवार में आ गई, तो राजगोंड ही एक तरह से, उन्होंने राजगोंड साम्राज्य का ही नेतृत्व किया था मुगलों के खिलाफ। और चंदेलों के इतिहास में जाइएगा तो चंदेलों का भी वो क्षत्रियकरण हुआ था। चंदेल भी एक समय एक जनजातीय ही रही थी, वो जनजातियों ने वो सत्ता प्राप्त किया था और उनका फिर वो क्षत्रियकरण हुआ था एक प्रोसेस में, जैसे कि बाद में राजगोंडों के शासकों का क्षत्रियकरण हुआ। तो दुर्गावती एक प्राइड के तौर पे हैं और राजगोंड उनको अपने प्राइड के तौर पे देखते हैं। चंदेल उनको नहीं देखते हैं उनको प्राइड के तौर पे, और गुंडाधूर भी हैं आपके यहाँ एक प्राइड के तौर पे। तो ऐसे आप बस्तर के इतिहास को देखेंगे, अपने यहाँ के आदिवासी संघर्ष के इतिहास को देखेंगे, तो हमारे यहाँ जैसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे नायक हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव से लेके वीर बुद्धू भगत से लेके नीलांबर पीताम्बर से लेके सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ नायक हैं। ऐसे आदिवासियों में हीरो खोजने की आवश्यकता होती नहीं है, कम्युनिटी वहाँ संघर्ष करता है। ये हमारा नजरिया है व्यक्तिवादी कि हम उसमें से एक नायक ढूंढ के निकाल लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी संघर्ष में जो है नायकों की कमी नहीं है, बस उस पर शोध उस ढंग से नहीं हुए। आपने सही कहा। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे जो आदिवासी राजा थे, खासतौर से जो राजगोंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा में भी उन्होंने अपने आप को उड़ीसा, क्षत्रिय, इनका राजगोंडों का जो शासन का जो फैलाव था वो आंध्र और महाराष्ट्र तक था। दक्कन के जो राजगोंड है उन पर अलग से किताबें हैं ऑलरेडी। और यहाँ जो है वो उड़ीसा में जो 3 डायनेस्टी मिलती है आदिवासियों की, नल, भंज और तुंग। मयूरभंज जो है, वही भंज जो डायनेस्टी थी उन्हीं के नाम पे है वो। और नल जो है, अब याद कीजिए वो महाभारत की कहानी नल दमयंती की, कि नल जो है निषाद राज है, दमयंती जो है क्षत्रिय कुल की राजकुमारी है, दोनों में प्रेम विवाह होता है और श्राप दिया जाता है और कई तरह से वो श्राप लगता है। एक बड़ा ट्रेजिडी को प्रेम कहानी है। लेकिन एक्चुअल में जो नल थे उड़ीसा के शासक, उनका विस्तार था वो दक्षिण भारत तक, और इतने संपन्न थे कि उनके यहाँ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के क्षत्रियों की कन्याओं की शादियां हुई हैं नल के यहाँ। तो ये नल दमयंती की कहानी जो महाभारत में आती है उसको डिकोडिंग करेंगे तो एक्चुअल में नल जो ट्राइबल डायनेस्टी है वहां क्षत्रिय कुल की राजकुमारियों को आप देखेंगे। ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ है और हमारे वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बना है। जी, ऐसे कुछ लोगों ने कुछ काम किया है। मैं इसलिए ये उदाहरण बोला आपको कि डॉक्टर फणिंदम देव हैं, जो खुद रॉयल फैमिली से हैं उड़ीसा में, और वो अपने ही जब इतिहास के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि वो वहाँ के और वो आसपास के जितने भी राजा थे वो आदिवासी राजा थे, और कालांतर में अपने आप को क्षत्रिय राजा घोषित किया। वो जो ग्राम दान प्राप्त करके ब्राह्मण लोग जो गए ना,
उन ब्राह्मणों ने, या फिर वो इंक्लूजन का एक वो कल्चर रहा होगा, उसमें समाहित करने की कोशिश की गई है, उसको बहुत निगेटिव तौर पे भी नहीं देखा जाए। लेकिन अगर उनको याद है अपना अतीत तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपके यहाँ सुरेश मिश्र जी की किताबें कई मिलेंगी, ये प्रतीक्षा जी पूछ रही हैं, तो वो कई किताबें हैं राजगोंडों पे, गोंड लोगों पे, गढ़मंडला के गोंडों पे, और वो दक्षिण दक्कन के भी गोंड लोगों पे भी किताबें हैं। मैं अगर मैं दिखाऊं, ये किताबें हैं, आप एक बार जाके खोजिएगा। सुरेश मिश्र की कई किताबें हैं, हिंदी में उपलब्ध हैं राजगोंडों पर। और फिर बस्तर के इतिहास पर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने किताब छापी है। तो वो किताबें हैं, वो किताबों की कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपके मन में रुचि होनी चाहिए समझने की बराबरी पे, और उनके वैशिष्ट सांस्कृतिक वैशिष्ट को कि कैसे हमसे श्रेष्ठतम है और कैसे वो ज्यादा वैज्ञानिक चेतना है। अगर वो वनस्पतियों को पहले से बराबरी का या उनके आराधना करने का, तो उनके चिंतन प्रणाली से लगता है परिचित थे, जो हम आज अब यहाँ वो विवाद की स्थिति नहीं है। लेकिन चंदेल एक बार जो राजपूतों के गढ़न के इतिहास को देखेंगे कि राजपूत शब्द आया, क्षत्रिय से राजपूतीकरण कैसे हुआ, तो उसमें आपको दिखेगा कैसे बहुत सारे शासक आदिवासी समुदाय थे, वो भी राजपूत के तौर पे चिन्हित हुए। तो चंदेलों के बारे में मैं अलग से भेज दूंगा उसका, जहां मैंने पढ़ा है पुरुषोत्तम जी को। तो धीरेन्द्र शर्मा जी से आप इनसे ले लेंगे, पुरुषोत्तम जी से। जी जी, ये धीरेन्द्र जी का सवाल था जिसका आप जवाब दे रहे थे कि चंदेल कभी आदि समुदाय हाँ, ये किताब है, ये नमित अरोड़ा की किताब है, अभी आई है नई, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें एक चैप्टर है खुजराहो पे, उस चैप्टर में जाइएगा जहां वो चंदेल की चर्चा करते हैं, उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, तो उसके ट्राइबल रूट्स को की चर्चा करते हैं। अभी मैं भेज दूंगा वो चैप्टर में। तो मैं जो दर्शक साथी जानते हैं और जो नहीं भी जानते, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि रणेंद्र जी ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस और जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन उपन्यासों के बारे में आप उसकी पृष्ठभूमि, आप जैसे मैं आप सबको बता दूं कि आप झारखंड में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और आप इस दरमियान इन सब आदिवासी इलाकों में आपने काम किया, तो कैसे इसका पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आपको मन हुआ कि ये इन सब के बारे में लिखा जाए, क्या है? एक सभी के बारे में कुछ बताएं तो। हाँ, तो ग्लोबल गांव का देवता जो ये ज्ञानपीठ से आया था 2006 में, 7 में। एक्चुअली 95, 98 3 साल तक मेरी पोस्टिंग उस इलाके में थी जहाँ ये कम्युनिटी पहाड़ के पाट क्षेत्र कहलाता है, जहाँ बॉक्साइट माइंस थे। तो बॉक्साइट माइंस के कारण अब उनका उजड़ना जो है तो वो यथार्थ है कि अब वहां से उजड़ेंगे। तो मैंने वो जो आर्य और गैर आर्यों के संघर्ष में, जिनको उन्होंने असुर कहा, दैत्य कहा, दानव कहा, राक्षस कहा वगैरह वगैरह, वहां से जुड़ते हुए कैसे वो पीछे हटते वहां तक पहुंचे होंगे। अब उनकी जनसंख्या उसमें मात्र 9000 बची थी। और फिर कैसे वो बॉक्साइट माइंस, ये जो ग्लोबल गांव हो गया है ये इस कंज्यूमर कैपिटलिज्म में, और जो कॉर्पोरेट्स हैं वही देवता हैं उसके। तो ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के जो देवता हैं वो कैसे इनको पूर्णतया इनका विनाश करने वाले हैं, उसकी कहानी हमने ग्लोबल गांव के देवता में अपनी जो वहाँ मेरे जो संघर्ष के जो चीजें मैंने देखी थी उसके संदर्भ में। गायब होता देश जो है वो पेंगुइन से आया था 2014 में। वो मुंडा संघर्ष, मुंडा इतिहास की बात करते हुए, रियल एस्टेट के कारण जो शहर में जो टोले थे आदिवासियों के, वो रात एक रात में ही वो खत्म हो गए, और वहाँ कोई कॉलोनी खड़ी हो गई, कोई अट्टालिकाएं, कोई अपार्टमेंट खड़े हो गए। तो ये लूट जो है आदिवासी जमीन की,
तो वो गायब होता। देश, यहाँ देश जो है वो देशज रूप में, कबीर जो बोलते हैं रहा नहीं देश वीराना है, तो स्थानिकता के तौर पे है, वो नेशन के तौर पे नहीं है। तो वो है, वहाँ आपको इतिहास दिखेगा मुंडा लोगों का संघर्ष का, और वो संघर्ष आज का भी दिखेगा। और हमारे यहाँ डॉक्टर रामजाल मुंडा जो कुलपति वगैरह थे मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी, वो आए थे लौट के जनजातीय भाषा विभाग खोलने के लिए लोग, तो वो दिखेंगे। दयामनी बारला जैसी एक्टिविस्ट दिखेंगी। तो ये आज की कहानी कह रहा है अपने अतीत के साथ। जैसे वो माइंस के कारण विस्थापन और वंचन की बात कह रहा था, ये रियल एस्टेट के कारण वंचन की बात कह रहा है। गूंगी रुलाई का कोरस जो है वो आज के जो एक्सक्लूजन की जो पॉलिटिक्स है, जो वो धर्म के आधार पे लोगों को कहता है कि नहीं ये भारत माँ के बेटे नहीं हैं, ये अन्य लोग हैं। तो वो जो एक्सक्लूजन की जो राजनीति चल रही है, जो बड़ा वायलेंट भी है, जो हिंसक भी है, जो मॉब लिंचिंग भी करता है, तो हमने वो हिंदुस्तानी तहजीब को, भारतीय संस्कृति के उस हिस्से को जो शास्त्रीय संगीत कहलाता है, विदेशों में जो हिंदुस्तानी तहजीब की बात होती है तो वहाँ मौसीकी की बात होती है, वहाँ शास्त्रीय संगीत, वहाँ ध्रुपद गायन वहाँ प्रतिनिधित्व करता है। तो अमीर खुसरो और गोपाल नायक से शुरू करके 13वीं शताब्दी से शुरू करके वो कैसे तानसेन मुगल काल में, और फिर वो कैसे ख्याल गायकी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, और फिर वाजिद अली शाह के यहाँ फिर कैसे वो ठुमरी, और फिर कैसे विभिन्न घरानों में अलाउद्दीन खान साहब बड़ो बाबा मैहर के, तो उनके जैसे एक परिवार में जो अलग अलग दामाद, जैसे वहाँ रविशंकर भी उनके दामाद हुआ करते थे, और से बाउल एक कोमल कबीर है, वो उनका दामाद है उस परिवार का। एक अब्बू है खुर्शीद जोगी, शाह जोगी, वो जोगी। तो ये जो सिंगुलर धर्म को देखने का आदत है कि या तो हिंदू होगा मुसलमान होगा, लेकिन बाउल ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, दोनों होते हैं। नवाज भी पढ़ सकते हैं और चैतन्य के वो वैष्णव गीत भी गाते हैं। उसी ढंग से जो जोगी होते थे वो मुस्लिम भी हो सकते थे, और वो गोरख पंथ के वो साधु भी हो सकते थे। तो ये जो हमारा वो जो प्लुरल कल्चर है, और उसका सबसे खूबसूरत रूप क्लासिकल म्यूजिक में वो कैसे नष्ट हो रहा है, कैसे एक एक करके मारे जा रहे हैं। तो रुलाई उन पात्रों के की हत्या से, असामयिक मृत्यु से आती है, और वो दबाई जाती है उस आवाज को, इसलिए गूंगी रुलाई है। और कई लोग रुलाई इसलिए कोरस है। ये अभी आई है 2021 के जनवरी में राजकमल से, और अमेजन पर उपलब्ध है। तो क्लासिकल म्यूजिक के हिस्ट्री के लिए और अपनी प्लुरल कल्चर के लिए, अपने इंक्लूजन के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए, हमारी जो भारतीयता जिसको हम कहते हैं, उसके लिए उस रचना को पढ़ा जाना चाहिए। पुरुषोत्तम जी। जी, आपके किताबों के शीर्षक बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही, उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। आपकी जो कविता संग्रह थोड़ा स्त्री होना चाहता हूँ। तो अब ये जो है कि जो यूरोपियन या वेस्टर्न जो कल्चर है, वो किलिंग इंस्टिंक्ट को कहता है कि मेल के वो मेल होना जो है वो आप में किलिंग इंस्टिंक्ट है कि नहीं। आप खेल के दौरान भी, आप क्रिकेट में भी किलिंग इंस्टिंक्ट शब्द का मतलब, हम पशु हैं तभी हम पुरुष हो सकते हैं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे यहाँ जो है वो अर्धनारीश्वर की परंपरा रही है कि आपके अंदर में जो करुणा है, आपके अंदर में जो संवेदना है, आपके अंदर में जो प्रेम है और स्नेह का भाव है, जुड़ाव का जो भाव है दूसरे से, तो ये स्त्री पक्ष है, ये वो शिव पार्वती के पार्वती वाला पक्ष है। तो अगर ये पक्ष ज्यादा हो जाए, करुणा हमारे अंदर ज्यादा हो जाए, संवेदना ज्यादा हो जाए, प्रेम और स्नेह का भाव ज्यादा हो जाए, तो ये दुनिया ज्यादा खूबसूरत होगी। स्त्री भाव हमारे अंदर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा खूबसूरत दुनिया हो पाएगी। ये मैं उस शीर्षक से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो हमारे किताब की जो आवरण का जो पेंटिंग है, वो सब हमारी श्रीमती जी जो है डॉक्टर भारती जी, उनकी पेंटिंग हुआ करती है। तो वो आवरण में भी आप देखिएगा कि चीजें वो सारी कुछ उसमें उभर कर आती हैं, चूंकि वो मेरे रचनाओं की पहली पाठिका वही होती है, तो उसकी स्पिरिट को समझती हैं, तो पेंटिंग भी उसी ढंग से वो बनाती हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि
इस सब सृष्टि में उनका भी समान बराबर का हिस्सा है। जी, अभी इस बीच 2-3 सवाल और आए हैं, तो मैं जी जी जी। उस सवालों को रखना चाहूँगा। एक तो है, आर्य और अरब या पश्चिमी एशियन लोग का हुलिया एक जैसा ही है, क्या पूर्वज एक थे? अरे ये फिर जो है ना, ये हीराराम जी समझिए इस बात को कि अंबेडकर ने भी आर्य अनार्य की थ्योरी को नहीं माना था। इस समझिए इस बात को। विलियम जोन्स आते हैं हमारे यहाँ 1783 के आसपास में, और 1784-85 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और अब विलियम जोन्स जो हैं वो बाइबल की उस कहानी से प्रेरित हैं जहां वो जो है जब वो बाबिल का वो मीनार बना रहे थे नूह के बेटे, तो गॉड उतरते हैं वहां और वो देखते हैं कि ये तो इनका मीनार जो है छू देगा वो हेवन को। तो उनके बीच में, चूंकि वो उनको लगता है कि हिब्रू सब बोलते हैं, एक ही भाषा, इसलिए उनके बीच में एकता है, तो वो उनको उनके बीच में 72 भाषाएं स्थापित करते हैं और 72 नेशन। तो वहां फिर वो बात चलती है कि नूह के बेटों के आधार पे सेम, हैम और जैफेट, तो सेमेटिक जो सभ्यताएं हैं वो सेम के बेटे सेम के वो वंशज हैं, और जो भारत का, दक्षिण एशिया का जो है वो हेमेटिक है। तो इस ढंग से वो बाइबल की कहानी आती है। और विलियम जोन्स ने आके भाषा परिवार को नस्ल से जोड़ दिया, जबकि रेस जो है एक अनसाइंटिफिक एक अवधारणा है, एक स्यूडो साइंटिफिक अवधारणा है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। लेकिन उस औपनिवेशिक सत्ता को नस्ल के आधार पे भेदभाव करने का, या नस्ल के आधार पे चीजों को गढ़ने में, आर्य अनार्य के संघर्ष को, सिंधु घाटी में आर्य और द्रविड़ संघर्ष को, तो ये जो द्वैध रचने में उनको सुविधा हो रही थी नस्ल के आधार पे, तो नस्ल की थ्योरी उन्होंने चलाई, और सैकड़ों वर्ष में हमारे दिमाग में वो नस्ल की थ्योरी बैठ गई है, और हम श्रेष्ठता बोध में अपने को कि उच्चतम कोटि के लोग हैं, और ये लोग जो है नस्ल ही इन लोगों की खराब है, सामान्य बातचीत के तौर पे हम लोग बोलते हैं। चौधरी साहब समझिए इस बात को कि ये जो देवकुल है सो कॉल्ड बेनस्टीन का, उस देवकुल के बहुलांश देवता जो हैं वो आदिवासी देवताओं को उठाकर ले गए हैं वहां। जो महादेव महादनिया है यहाँ संथाल लोग के यहाँ, जो वो बड़ा पहाड़ है वही महादेव का प्रतीक है। वहां कोई वो पुराण वाले महादेव वहां नहीं है। लेकिन आप आदिवासी देवताओं का चयन करते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के आधार पे, फिर उन पर पुराण गढ़ के आप उनको ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में शामिल कर लेते हैं। ये चालाकी है मुख्य धारा की। अब वो जो जगन्नाथपुर के का जो तीर्थ स्थान है, वहां के जो देवता हैं वो सवर देवता हुआ करते थे। अब राजा को स्वप्न आया कि वो जो नील जो विष्णु हैं वो कष्ट पा रहे हैं जंगलों में, तो उठा के लाया गया सवरों के यहाँ से। लेकिन आज भी वो रथ यात्रा के पहले पहली पूजा जो है सवर के द्वारा की जाती है। उसी ढंग से वहाँ कामाख्या जो है वो कामाख्या है, वो खासी लोगों की बड़ी माँ है, लेकिन आपने उनको शक्तिपीठ के तौर पे अपने यहाँ ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया। उसी ढंग से वो दक्षिण भारत का जो तिरुपति है वो भी वहाँ के आदिवासियों के डेटी हुआ, देवता हुआ करते थे। लेकिन आपने अपने विस्तार या सांस्कृतिक प्रसार के क्रम में या इंक्लूजन के संदर्भ में आपने शामिल कर लिया, तो उनके देवी देवता शामिल हो गए आपके यहाँ, उनके शासक क्षत्रिय के रूप में शामिल हो गए, लेकिन समुदाय कहीं पीछे छूट गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो संथाल के जो महादेव हैं उनके वो जो पहाड़ है बड़ा सा, वो महादेव महादनिया है। वो आपके यहाँ पुराणिक जो शिव हैं, वो त्रिदेव वाले शिव हैं, वो नहीं है। ये अंतर है। मैंने ये ग्लोबल गांव के देवता में भी इसको स्पष्ट किया है। जी बिल्कुल। बहुत सारे जो आदिवासियों के देवी देवता हैं उसको संस्कृताइजेशन किया गया है। और जैसे मैं उड़ीसा में मैंने देखा है
जो समलेई मंदिर था उसको समलेश्वरी मंदिर बोला गया, रकत माइली जिसको बोलते थे उसको रक्तांबरी कर दिया गया, और जगन्नाथ मंदिर का उदाहरण तो है ही। इस तरह के बहुत सारी चीजों का संस्कृताइजेशन वो अलग एक अलग विषय ही हो जाएगा, उस अलग से बात करनी है। ये पुष्पम पूछ रहे हैं जी, पुष्पम पूछ रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के बारे में दो तरह की छवियां हैं, एक मानव शास्त्र वाले दृष्टिकोण से आती है, दूसरी तरह की छवि इसी के साथ जवाब देता हूँ उनको। ये मानव शास्त्र ठीक है कि एकेडमी में एक ब्रांच के तौर पे आया है, लेकिन मेरा ये मानना है या मेरे से लोगों का ये मानना है कि मानव शास्त्र जो है इंपीरियलिज्म के टूल्स के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है। उस साम्राज्यवाद ने उसको एक हथियार के तौर पे भी बांटने के लिए इस्तेमाल किया। अगर हमारे मन में उसने बैठाया है कि अलग नस्ल के लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, तो इससे बुरी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं जहाँ निदेशक था ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, नेहरू जी की 53 में उसकी स्थापना हुई थी, तो ट्राइबल स्टडी के तौर पे हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी से को खारिज करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की कि ट्राइबल फिलॉसफी पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए, ट्राइबल इकोनॉमी पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए, ट्राइबल हिस्ट्री डायनेस्टीज पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए। और जो उनका दर्शन है, मैंने तो इस बात को स्थापित किया कि बाकी जो दर्शन है वो मानव केंद्रित हैं, उनके वो मेटाफिजिकल कल्याण की और उनके समस्या की बात करते हैं, और आदिवासी दर्शन जो है वो नेचर सेंट्रिक है, वो केवल इंसान की बात नहीं करता है, वो सारे जीवों की, सारी वनस्पतियों की, सबके कल्याण की बात करता है और सबके मेटाफिजिक्स की चिंता करता है। इसलिए अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। पुष्पम जी। कल्पना सिद्धार्थ जी का सवाल है, वैश्वीकरण विकास आदिवासी संस्कृति समाज को बहुत प्रभावित करती है, यह विकास किस हद तक सही है? और मेरी पूरी बातचीत तो वही है, केवल ये आदिवासी विकास को ही प्रभावित नहीं कर रही है, इस पृथ्वी और सारे पर्यावरण को और पृथ्वी को ही, पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए तैयार है वो बैठी हुई है। और ये जो बार बार नए नए वायरस आ रहे हैं, उसी उत्पादन प्रणाली के जो लगातार भोग और ज्यादा संपदा और ज्यादा वर्चस्व की जो बात है, हेजेमनी और मोर एंड मोर मनी, ये जो फिलॉसफी है वो पृथ्वी को ही नष्ट करने वाली है। और प्रकृति तो नष्ट हो ही रही है, तो वहीं से शुरुआत ही उसने किया था, प्रकृति पर विजय से ही। तो प्रकृति पर विजय के साथ स्त्रियों पर उसने विजय प्राप्त किया, आदिवासियों पर उसने विजय प्राप्त किया, उनको दास के तौर पर बेचा। इसमें कोई नई बात, सारी बात वही मैं कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रणेंद्र जी। आखिरी में अगर कुछ अंत में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि एक आदर्श के व्यू से, एक अन्य के बोध से, अन्यता बोध से आप आदिवासी समाज को ना देखें। वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत माँ के सब पुत्र हैं और हमसे बराबर हैं, और कई मामलों में वो हमसे श्रेष्ठ विचारधारा और संस्कृति रखते हैं। वैचारिकी, उनकी जीवन शैली, उनका दर्शन वो हमसे श्रेष्ठ है, तो वहां से सीखने की कोशिश करने की आवश्यकता है। उन पर करुणा दया के भाव से, या फिर वो पीवीटी जी के ग्रुप वाले वो लंगोटी पहने हुए और दत्वन बेचने वाली दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ सहज भाव से, समता बोध के साथ, और उनके समता बोध को स्वीकार करते हुए अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए, हम में शामिल करने की कोशिश कीजिए। बस यही मैं आखिरी बात करना चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी, पुनः मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूँ, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को, छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को, जिन्होंने इस ढंग की बातें सुनने स्वीकार की, जो बहुत सारी प्रतिकार की बातें हैं जो व्यवस्था को, सिस्टम के खिलाफ भी जाती हैं, और जो लोग जुड़े हैं इससे, जो सुन रहे हैं लाइव, मुझे सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और अपना जोहार बोलता हूं। जोहार सबों को, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद रणेंद्र जी, आपने बहुत ही विस्तार से और आज का जो विषय था उस पर अपनी बात आपने रखी, और बहुत सारे जो साथी इस कार्यक्रम से जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में भी इस विषय पर और दूसरे जो आदिवासियों से जुड़े विषयों पर आपसे और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर, और सभी साथियों को धन्यवाद।